हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी वहाँ से। और फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ लगाएंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एनसीईआरटी अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया और उसका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 18th नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस ऑन एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फिनोमिना। तो कौन सा गैसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे एटमॉस्फेरिक और वेदर फिनोमिना में? कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन, हीलियम और वाटर वेपर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द एलिमेंट्स विच हैज़ नॉट मोर अफेक्ट ऑन वेदर फिनोमिना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है GHG है, तो आपको तो पता ही होगा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की फिनोमिना इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, तो बिल्कुल इसका तो रोल होता है। जेनॉन का नहीं होता है। जेनॉन जो है एक नॉवेल गैस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हीलियम भी आपका एक नॉवेल गैस है। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 2 और 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका अफेक्ट जो है हमारे एटमॉस्फेयर के वेदर फिनोमिना में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनर्ट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर डू नॉट हैव मच अफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर एंड वेदर फिनोमिना। Xenon, krypton, neon, helium are the main ones. Carbon dioxide and water vapor have a wide range of effect. नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और इसमें पहला क्वेश्चन यानी 19th नंबर क्वेश्चन जो होगा वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर, ये हमें बताना है। The altitude of troposphere varies over equator and poles. Temperature increases with altitude in the troposphere. More than 50% of water vapor of Earth is found in the troposphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. These are the layers of the atmosphere and lower layers are troposphere. ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर वेरीज ओवर इक्वेटर एंड पोल्स। बिल्कुल, ट्रोपोस्फेयर का अल्टीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है इक्वेटर और पोल्स पे। इक्वेटर पे इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पोल्स। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड इन द नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना अगर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना में, जबकि नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ वाटर वेपर ऑफ अर्थ इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि अराउंड 50% हमें क्या देखने को, वाटर वेपर देखने को मिलेगा अप टू 2 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1A और C जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, B स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट होती है 30 किलोमीटर और एक्सटेंड करता है, इसकी रफली हाइट होती है 8 किलोमीटर पोल्स पे और 18 किलोमीटर उसका होता है इक्वेटर पे, और दोनों का एवरेज करेंगे तो हो जाएगा 26 किलोमीटर। पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मोर देन 50% ऑफ अर्थ वाटर वेपर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ट्रोपोस्फेयर हमारा लोअर मोस्ट लेयर होता है। वाटर वेपर कंसेंट्रेशन वेरीज विद द लैटिट्यूड। ये हमने पिछले क्लास में भी बहुत अच्छे से देखा। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर हमें कहाँ देखने को मिलता है, और ये डिक्रीज करता है लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड तक, और इक्वेटर पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखेंगे कि सारी चेंजेस जो क्लाइमेट और वेदर में होती है वो कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारी जो अल्टीट्यूड इंक्रीज करती है।
और टेम्परेचर जो डिक्रीज करने का रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है 165 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर सर्टेनली करेक्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर, उसके रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट सुटेबल लेयर फॉर फ्लाइंग कमर्शियल प्लेन्स। Troposphere is characterized by presence of strong convectional current. Troposphere is the closest layer to the land surface of the earth surface. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। कमर्शियल प्लेन्स जो होता है अपर ट्रोपोस्फेयर में, और जेट प्लेन जो होता है आपका, वैसे तो मोस्ट सुटेबल लेयर जो होता है वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है, वो कम होता है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर जो होता है क्लोजेस्ट होता है लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज इन ट्रोपोस्फेयर द एयर इज थिन एनफ टू रिड्यूस ड्रैग, इट इज ऑल्सो थिक एनफ टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिफ्ट। और इसी वजह से कमर्शियल जेट जो होती है ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्लाई इन द ट्रोपोस्फेयर। थिकनेस जो ट्रोपोस्फेयर का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट होता है। ठीक है। हेंस ट्रोपोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट। मोस्ट ऑफ द ध्यान रखेंगे अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं। किसके लिए? आपके फ्लाइट के लिए, और कमर्शियल फ्लाइट के लिए मेनली ट्रोपोस्फेयर का अपर रीजन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस वाटर वेपर एंड डस्ट इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रीजन और असर्शन के रिगार्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो आकर होता है, वेदर फिनोमिना, वो कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आकर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है गैसेस का, वाटर वेपर का और डस्ट का, और यही रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? वेदर फिनोमिना आकर होता है। तो इसलिए रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका? असर्शन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर लेयर कंटेन करता है डस्ट पार्टिकल्स को, गैसेस को, वाटर वेपर को, और इसी वजह से सारे चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं कहाँ पे? क्लाइमेट में। क्लाइमेट और वेदर का वो कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है किस चीज़ के लिए? ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर आर सेपरेटेड बाय ट्रोपोपॉज। एयर टेम्परेचर इन द ट्रोपोपॉज इज मोर ओवर द इक्वेटर देन एट द पोल्स। ट्रोपोपॉज इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमें करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को जानकर भी गलती कर देते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट ना पढ़ते। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है क्या? ट्रोपोपॉज। बिल्कुल सही बात है ये। एयर टेम्परेचर जो होता है ट्रोपोपॉज में वो मोर ओवर द इक्वेटर देन एट द पोल्स। एक्चुअली ट्रोपोपॉज जो होता है वहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है इक्वेटर और पोल्स पे। ठीक है। तो ये गलत है। ट्रोपोपॉज इज द मोस्ट अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस। नहीं, ये ट्रोपोस्फेयर का अपर मोस्ट पार्ट होता है ना, तभी तो ये अलग करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। इसीलिए हमारा 2 और 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज द एयर टेम्परेचर एज अ ट्रोपोपॉज इज अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट सॉरी मैंने शायद रॉन्ग कुछ बोल दिया। एक्चुअली ये सेकेंड स्टेटमेंट जो अगर हम देखें, एयर टेम्परेचर ट्रोपोपॉज में मोर होता है और इक्वेटर पे मोर होता है और पोल्स के कंपैरिजन में नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो हमें अगर देखने को अगर क्वेश्चन देखा जाए और हमें पता है कि पोल्स का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो हम यही सोच लेंगे
कि पोल्स पे टेम्परेचर जो होता है ट्रोपोपॉज का वो कम होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ट्रोपोपॉज जो होता है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। और ये भी पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, और यहाँ पे जो हाइट है पोल्स पे ट्रोपोपॉज की वो कम है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ के टेम्परेचर जो है वो कम होगी, इसीलिए ट्रोपोपॉज जो इक्वेटर पे होता है वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द पोल्स, ठीक है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ट्रोपोपॉज एक लीड टाइप होता है, कहाँ पे आकर होता है ये, ट्रोपोस्फेयर के अपर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है, इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। और 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है इक्वेटर पे, और 45 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है पोल्स के ऊपर। ट्रोपोपॉज जो होता है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर का, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर सेपरेट होता है ट्रोपोपॉज के द्वारा। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। वाटर वेपर एंड डस्ट आर नेग्लिजिबल क्वांटिटीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल फॉर्म ऑफ सन्स एनर्जी। हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा है वो करेक्ट है रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फेयर। पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। टेम्परेचर जो, अगर हम इस ग्राफ में जाए तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, ये हमारा जो हो जाएगा ट्रोपोपॉज हो जाएगा। और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ अल्टीट्यूड। और ये रीज़न क्या होता है, ओजोन का प्रेजेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर हमारे जो डिटेल वीडियो है उसको जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्ड वे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। वाटर वेपर और डस्ट आर नेग्लिजिबल क्वांटिटीज इन द स्ट्रेटो। बिल्कुल सही बात है कि वाटर वेपर और डस्ट, वाटर वेपर हमने देखा था कि अप टू 90 किलोमीटर ही रहता है, और धीरे और मतलब ऊपर जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको, और 2 किलोमीटर तक तो ये 50% रहता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में रहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर वेपर और डस्ट। और इसी वजह से क्या होता है कि वेदर और क्लाइमेटिक फिनोमेना जो अकर होता है वो मेनली आपको ट्रोपोस्फेयर में होता है, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में। थर्ड स्टेटमेंट जो है, स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ को अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल फॉर्म ऑफ सन्स एनर्जी, मेनली यूवी एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हमारा सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते। तो स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लाउड्स, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर, स्लो सर्कुलेशन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड लोवेस्ट इन द रीजन। इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके पास होता है ओजोन लेयर, इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। इसके लोअर पार्ट में होता है ओजोन लेयर, ठीक है। दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब करता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, स्किन कैंसर से। और ये सेकेंड लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ द अल्टीट्यूड। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। इन द एटमॉस्फेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द मेसोपॉज। Temperature increases with increase in altitude in the mesosphere. Meteors approaching the earth usually burns off in the mesosphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बहुत सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लोवेस्ट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, मेसोपॉज में। मेसोपॉज हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेसोपॉज एक्चुअली देखने को मिलता है, देखिए ये है आपका ट्रोपोपॉज, यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर आपका होता है स्ट्रेटोपॉज, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे होता है मेसोपॉज। और सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर जो हमें लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है वो हमें मेसोपॉज में देखने को मिलता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड इन द मेसो, नहीं टेम्परेचर डिक्रीज होता है,
टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीटियोर्स जो आते हैं अर्थ पे वो मेसोस्फेयर में ही बर्न हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है यानी -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेसोस्फेयर जो लेयर होता है वो वहाँ पे मोस्ट मीटियोर्स जो होते हैं बर्न अप हो जाते हैं आफ्टर एंट्रिंग इनटू द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। और it is because when meteors heat the mesosphere, there is a significant amount of gases in the mesosphere to cause friction and generate heat. Next question, second statement हमारा wrong है क्योंकि mesosphere lies करता है stratosphere के above the mesosphere lies करता है stratosphere के ऊपर, ये थर्ड लेयर होता है हमारे और उसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर तक। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मोस्फेयर इज करेक्ट। थर्मोस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्मोस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स आर प्रेजेंट इन द थर्मोस्फेयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्मोस्फेयर नहीं, थर्मोस्फेयर ग्रेजुअली मर्ज नहीं करता है आउटर स्पेस से, एक्चुअली वो एक्सोस्फेयर होता है, ये हमारा फोर्थ लेयर होता है। और एक्सोस्फेयर जो होता है वो ग्रेजुअली मर्ज कर जाता है किससे, आउटर स्पेस से। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं रेडियो वेव्स आर प्रेजेंट इन द थर्मोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है कि यहीं से ट्रांसमिशन होता है और इसी वजह से हम रेडियो वेव को रेडियो से ट्रांसमिशन जो कम्युनिकेशन जो सेंटर्स होता है, कम्युनिकेशन जो अर्थ पे पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो ट्रांसमिट होते हैं कहाँ पर, थर्मोस्फेयर में। टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। थर्मोस्फेयर बिकॉज द थर्मोस्फेयर इज लोकेटेड, थर्मोस्फेयर का जो लोकेशन है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करता है जिसको आयंस भी कहते हैं। रेडियो वेव्स यहीं से ट्रांसमिट होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है अर्थ में और टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन हाइट। एक्सोस्फेयर जो अपर मोस्ट रीजन होता है वो ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है आउटर स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट। एटमॉस्फेरिक लेयर दिया हुआ है और उनका फीचर दिया हुआ है, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वहाँ पे कन्वेक्टिव करंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलता है, थर्मोस्फेयर में हमें आयंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और मेसोस्फेयर में हमें लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रोपोस्फेयर थिकनेस जो होता है ट्रोपोस्फेयर का वो ग्रेटेस्ट होता है कहाँ पर, इक्वेटर पर, बिकॉज हीट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड अप टू द हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, वो होता है आपका इक्वेटर वाले रीजन में। और यहीं पर क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए हाइट जो होती है ट्रोपोस्फेयर के इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और इसीलिए वहाँ पे कन्वेक्शन करंट भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है सेकेंड लेयर होता है, ओजोन लेयर हमें यहीं देखने को मिलता है और 15 से 30 किलोमीटर तक हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर जो होता है लोकेटेड कहाँ पे होता है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर एबव द मेसोपोज। आयनोस्फेयर हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेसोपोज के एबव देखने को मिलता है और ये कंटेन करता है इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को जिसको आयंस कहते हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। सबसे कम टेम्परेचर हमें -90 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है मेसोस्फेयर में और ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। आज के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम को। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।